नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, देहरादून। तो आज हम बात करेंगे सीटी स्कैन हेड की। तो आज हम बेसिक की ही बात करेंगे कि सीटी स्कैन कैसे होता है, कैसे मशीन वर्क करती है, क्या एक अप्रोच होती है कि हम कैसे सीटी स्कैन को रीड करें, क्या बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ब्रेन में जो कि हम सीटी स्कैन से देख सकते हैं, उनकी पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीटी स्कैन एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ। तो थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सीटी स्कैन जो है, जिसको कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी कहा जाता है, इसको सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने इन्वेंट किया था 1970 में। इसके लिए उन्हें 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला। और जो फर्स्ट सीटी स्कैन उन्होंने इन्वेंट किया था वो बेसिकली सीटी स्कैन ब्रेन का ही था और वो बाकी बॉडी पार्ट को स्कैन नहीं करता था। तो ये जो है फर्स्ट सीटी स्कैन मशीन है जो कि इन्वेंट की थी हॉन्सफील्ड सर ने। और ये सीटी स्कैन हेड है, ब्रेन है, जो कि पहला सीटी स्कैन किया था उन्होंने। तो देखेंगे तो बहुत ही ब्लर इमेजेस है, बहुत अच्छे से हम स्ट्रक्चर नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, सीटी स्कैन की इमेजेस बेटर होती गई और आज के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है। तो सीटी स्कैन, जिसको पहले कैट स्कैन कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ये जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, ये मेजर करता है वीकनिंग और एटीन्यूएशन ऑफ एक्सरे बीम जब वो किसी बॉडी के थ्रू पास होते हैं डिफरेंट एंगल से। तो इसमें डिटेक्टर्स होते हैं, हमारी जो एक्सरे, जो हमारे सीटी स्कैन मशीन होती है, इसमें डिटेक्टर्स होते हैं रोज में, जो कि एक्सरे बीम को डिटेक्ट करते हैं। उसको डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर के थ्रू, कंसोल के थ्रू जो डाटा, जो 3D डाटा बॉडी से लिया गया है, वो 2D डाटा में रिकंस्ट्रक्ट होता है और एक 2D इमेज जनरेट होती है जो कि बेसिकली हम देखते हैं एज ए सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन बेसिकली क्या है, रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग अपार्ट ए 3D स्ट्रक्चर को मैथमेटिकली पुट किया जाता है 2D स्ट्रक्चर में, जिसको हम की एक कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं। तो एक ये छोटी सी स्कैन है जिसको कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी कहा जाता है। सीटी स्कैन में एक्सरे बीम बॉडी के थ्रू पास होते हैं, जिससे कि डाटा रिकंस्ट्रक्ट होके कंप्यूटर और कंसोल के थ्रू ये डाटा 2D इमेजेस में कन्वर्ट होता है। इसके थ्रू हम बॉडी के पार्ट्स को बेटर देख सकते हैं। इसमें हमारे एक गैंट्री होती है, जो हम बॉडी, जो मेन बॉडी देखें वो गैंट्री है। पेशेंट टेबल है, पेशेंट टेबल को हम नीचे, दोनों साइड, आगे, पीछे, ऊपर मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को, अगर प्रोसीजर की बात करें, पेशेंट को हम जो हमारे पेशेंट टेबल है उस पर लेटाएंगे। अगर हम सीटी हेड करने जाए तो सीटी जो उसका हेड है उसको हम फिक्स करेंगे ताकि वो मूव ना करे, जिससे कि हमारे आर्टिफैक्ट ना आए। पेशेंट को कंफर्टेबली लेटाएंगे, उससे कहेंगे कि वो मूवमेंट ना करे। फिर हम जो हमारे इसमें पैनल में जो लगे हुए हैं पेशेंट के मूवमेंट ऊपर नीचे करने के लिए, हम पेशेंट को अंदर की तरफ स्लिप करेंगे, अंदर की तरफ लेके जाएंगे। सीटी स्कैन अगर हमें हेड करना है तो पेशेंट की जो टेबल है उसको हम धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करेंगे सीटी स्कैन मशीन में, कंसोल में, जहाँ की हमारी एक्सरे बीम पेशेंट की बॉडी को पेनिट्रेट करेंगे। जो ये लाइट आ रही है, रेड लाइट, इसको हम, अगर हमें सीटी हेड करना है तो हम इसको चिन के पास स्टेबलाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रेस करके सीटी स्कैन को अपने सिस्टम से जाके इसको सीटी स्कैन को करेंगे। जब सीटी स्कैन हो जाएगा, सीटी स्कैन होने में 4 से 5 मिनट लगभग लगते हैं, जिसमें कि हमारी एक्सरे जो बीम है वो इसके अंदर रोटेट करेगी और पेशेंट के जो स्कैन है, हेड का अगर हम कर रहे हैं, ब्रेन का कर रहे हैं, तो उसको स्कैन करेगी। वो डाटा रिकंस्ट्रक्ट होगा कंप्यूटर के थ्रू और उससे एक 2D इमेजेस जनरेट होंगी, जिससे कि हम बॉडी के, ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकेंगे। उसके बाद में अगर हमें किसी और बॉडी पार्ट को स्कैन करना है तो हम ऑपरेटिंग जो पेशेंट की टेबल है उसको आगे लेके जा सकते हैं, उसको पीछे लेके जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड हमें किस पार्ट का स्कैन, सीटी स्कैन करना है, उस पार्ट का हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन जो है उसमें रेडिएशन होता है, ये इसका रिस्क होता है। एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, क्विक प्रोसीजर है, बहुत कम टाइम में होता है। आज के टाइम में स्पाइरल सीटी स्कैन मशीन अवेलेबल है। मल्टी स्लाइस, थिन स्लाइसेस, बहुत कम टाइम में स्कैन परफॉर्म हो जाता है। जब सीटी स्कैन हो जाता है फिर हम पेशेंट का जो हमने हेडबैंड लगाया था उसको हम रिमूव कर देते हैं और पेशेंट को हम सेफली आउट कर देते हैं, पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं। उसके बाद जो हमने सीटी स्कैन का जो डाटा रिकंस्ट्रक्ट किया था उसको हम फिर कंसोल पे देख सकते हैं। ये जैसे कि हमने पेशेंट का सीटी स्कैन हेड किया,
वो हम अपने कंप्यूटर से स्क्रॉल करके उसकी सारे ब्रेन की सीटी इमेजेस देख सकते हैं और डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये हुआ सीटी स्कैन ऑफ हेड, कैसी मशीन होती है। तो ये हमने देखा कि बेसिकली कैसे सीटी स्कैन मशीन में पेशेंट जाता है, कैसे सीटी स्कैन होता है। अब बात करते हैं एटीन्यूएशन की। एटीन्यूएशन क्या होता है? एटीन्यूएशन बेसिकली क्या होता है, डिपेंड करेगा जो टिश्यू है या जो स्ट्रक्चर है उसमें कितनी थिकनेस है। तो थिकनेस ऑफ द टिश्यू अफेक्ट द एटीन्यूएशन ऑफ द एक्सरे। तो जैसे जैसे एक्सरे बीम जो पास होंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, तो अगर स्ट्रक्चर हार्ड है, बोन है, तो एक्सरे बीम उतने फ्रिक्वेंटली पास नहीं हो पाएंगे। तो उसमें अगर लेस गेट थ्रू है तो वाइट इमेजेस आएंगे लाइक बोन, अगर मोर गेट थ्रू है लाइक एयर है, वाटर है, तो ब्लैक स्ट्रक्चर आएगा। तो यही बेसिकली प्रिंसिपल है एटीन्यूएशन का। एक्सरे बीम का एटीन्यूएशन होगा जैसे वो टिश्यू से पास करेगी, उसी के बेसिस पे हमारी जो डेंसिटीज हैं डिफरेंट वो हमें विजिबल होंगी। तो एटीन्यूएशन बेसिकली क्या है? एटीन्यूएशन इज द डिफरेंट टिश्यू हैव डिफरेंट एटीन्यूएशन प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द टिश्यू। डेंसर इज द टिश्यू, मोर द एटीन्यूएशन। तो इसी के बेसिस पे एक सीटी नंबर या फिर हॉस्फेल्ड यूनिट बनाई गई है कंपैरिजन के लिए एक्सरे एटीन्यूएशन ऑफ द टिश्यू। और इसको हम वाटर के लिए हमने इसको आर्बिट्रली 0 माना है। जितना टिश्यू डेंस होता जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी, लाइक जो हमारा बोन होती है उसका +1000 होता है। जितना टिश्यू वीकर होता जाएगा या डेंसिटी कम होती जाएगी उतना माइनस में नंबर आता जाएगा, लाइक एयर की जो है -1000 मानते हैं। तो इसी बेसिस पे सीटी में हम हाइपर एट्यूनेशन या हाइपर डेंस टिश्यू बोलते हैं, हाइपोडेंस और आइसोडेंस। आइसोडेंस अगर हॉस्फेल्ड यूनिट 25 से लेकर 45 तक है तो उसे आइसोडेंस कहा जाता है। अगर लेस देन 25 है तो उसे हाइपोडेंस कहते हैं, लाइक हमारा इन्फार्क्ट ये हाइपोडेंस होता है, इडीमा हमारा हाइपोडेंस होता है। हाइपर एटीन्यूएशन या हाइपर डेंस जो है अगर मोर देन 45 हाउसफुल यूनिट है तो इसको हम हाइपर डेंस बोलते हैं। जो हमारे ब्लीड हो गए, कैल्सिफिकेशन हो गया, ये सारे जो होते हैं ये हमारे हाइपर डेंस लीजन्स होते हैं। तो हाउसफुल यूनिट की अगर बात करें तो हमने बताया सर बोन के लिए हमने +1000 ली है, एयर के लिए -1000 ली है और वाटर के लिए 0 ली है। CSF +8 होता है, वाइट मैटर +30, ग्रे मैटर +45 और ब्लड 70 होता है। और कैल्सिफिकेशन जो होता है वो हमारा मोर देन 100 होता है, यानी कि बोन से कम होता है, ब्लड से ज़्यादा होता है। एयर का -1000 है, फैट का -70 होता है। तो जब हम सीटी स्कैन इमेजेस लेते हैं तो बेसिकली हम डिफरेंट विंडोज में सीटी स्कैन को देखते हैं। तो एक सबसे जो मेन विंडो होती है वो ब्रेन विंडो होती है, जो कि सारे पेशेंट्स में ली जाती है। ब्रेन विंडो मेनली हमारा जो हमारी पैरेन्काइमा है ब्रेन की उसको देखने के लिए होती है, ब्रेन के स्ट्रक्चर देखने के लिए होती है। सबड्यूरल विंडो जो होती है मेनली हमारा जो सबड्यूरल स्पेस है उसके लिए की जाती है, खासकर अगर कोई हम हेमरेजिक कंट्यूजन सस्पेक्ट कर रहे हैं, HDS सस्पेक्ट कर रहे हैं। बोन विंडो जो होती है वो बेसिकली हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए होती है, खासकर हेड इंजरी के केसेस में कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई बोन डिस्प्लेस तो नहीं है, उसको देखने के लिए बोन विंडो यूज होती है। तो बेसिकली बोन विंडो, ब्रेन विंडो एंड सबड्यूरल विंडो बेसिकली जो हमारा डिफ्रेंशिएट होती है विंडो लेवल और विंडो बिट के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट होती हैं और उसी बेसिस पे हम कंसोल में डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस ये देख सकते हैं। अब बात करेंगे सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट कब होती है। सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट अगर कोई भी पेशेंट हमारा इमरजेंसी में आया, हेड इंजरी के साथ आया, जिसको RTA हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या हेड इंजरी हुई, उसके लिए। अगर हम कोई स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक हेमरेजिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पेशेंट में सीटी स्कैन की नीड है। कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट आया हमारे पास इमरजेंसी में, हमें कॉज फाइंड आउट करना है कि क्या कॉज अनकॉन्शियस का हो सकता है। कोई भी सीजर का पेशेंट आया इमरजेंसी में, हमारे पास टाइम कम है MRI कराने के लिए, तब हम सीटी स्कैन कराएंगे। कोई भी पेशेंट सीवियर हेडेक का आता है, हेडेक के साथ में कोई रेड फ्लैग है, लाइक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोई फोकल डेफिसिट है, तो हम सीटी स्कैन कराएंगे। कोई भी पेशेंट एनकेफेलोपैथी का है, उस कंडीशन में कॉज फाइंड आउट करने के लिए कोई भी पेशेंट फॉलोअप में हम करा सकते हैं। कहीं लार्ज स्ट्रोक का पेशेंट कोई एडमिट हुआ तो फॉलोअप सीटी स्कैन की, उसके जो सीटी स्कैन में जो इन्फार्क्ट था या हेमरेज था उसके साइज में क्या चेंज आया, एडीमा कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कोई मिड लाइन शिफ्ट तो नहीं हुआ। पोस्ट ऑप पेशेंट में कि पोस्ट ऑप रिकवरी कैसी है, पोस्ट ऑप जो हमने ट्यूमर का सर्जरी किया था या ब्लीड का सर्जरी किया था उसमें क्या रिकवरी है। हेड इंजरी के पेशेंट में भी हम इसी तरह से फॉलोअप सीटी स्कैन इमेजेस करा सकते हैं। अब किस किस तरह के सीटी स्कैन यूजुअली हम हेड के कराते हैं, उसमें प्लेन सीटी स्कैन होता है जिसको हम नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन हो सकता है, सीटी एंजियोग्राफी हो सकती है और सीटी परफ्यूजन इमेजेस हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है सीटी स्कैन कराने का। तो सीटी स्कैन एक पेनलेस प्रोसीजर है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, बहुत एक्यूरेट प्रोसीजर है। बोन, ब्लड वेसल्स, सॉफ्ट टिश्यू सारे स्ट्रक्चर को ये इमेज कर लेता है सेम टाइम में।
फास्ट है, सिंपल है। इमरजेंसी केसेस में विद इन मिनट्स हम इसको कर सकते हैं। इंटरनल इंजरी देखने के लिए, ब्लीडिंग देखने के लिए ब्रेन में कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। मूवमेंट के लिए लेस सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू एमआरआई। जैसे एमआरआई हम करते हैं तो एमआरआई में अगर थोड़ा भी मोशन होगा तो नहीं हो पाएगा। सीटी स्कैन थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, थोड़ा सा रेस्टलेस पेशेंट है, उसमें भी हम सीटी स्कैन ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मेटेलिक इम्प्लांट लगा हुआ है, लाइक किसी को पेसमेकर लगा हुआ है, किसी के कोई मेटेलिक इम्प्लांट लगा हुआ है, कोई रॉड लगी हुई है, कोई प्लेट लगी हुई है, कोई स्क्रूज लगे हुए हैं, कोई डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एमआरआई पॉसिबल नहीं होता है, तो उन कंडीशन में भी हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। अब बताते हैं रिस्क की। रिस्क क्या है सीटी स्कैन? तो सबसे मेजर जो रिस्क है सीटी स्कैन से वो होता है कैंसर का रिस्क। बेसिकली सीटी स्कैन में रेडिएशन होते हैं और रेडिएशन से कैंसर का रिस्क या अदर रिस्क बढ़ते हैं। खासकर प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी है तो टेट्रोजेनिसिटी का रिस्क बढ़ता है। तो रिस्क जो मेन सीटी स्कैन से वो होता है रेडिएशन का। लेकिन आज का जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, सीटी स्कैन हमारे बेटर हो गए हैं और रिस्क ऑफ रेडिएशन भी कम हो गया है। अब बेसिकली अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट सीटी स्कैन होते हैं, आजकल बहुत सुना होगा जी, 16 स्लाइस सीटी स्कैन है, 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन है, 256। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली? तो 16 स्लाइस सीटी स्कैन का मतलब है कि उस सीटी स्कैन मशीन में जो डिटेक्टर्स पर रो है वो 16 है, 64 में 64 है, 256 में 256 है। नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कितने हैं बेसिकली। इसके अलावा स्लाइस जो है, कितनी स्लाइस वो सीटी स्कैन मशीन लेती है पर रोटेशन जब स्कैन करती है, तो 16 स्लाइस में 16 स्लाइस होती हैं, 64 में 64 पर रोटेशन, 256 इन द 256 स्लाइस सीटी स्कैन। स्कैनिंग स्पीड जो होती है वो 16 स्लाइस में मॉडरेट होती है, 64 में बेटर होती है, फास्ट होती है, और जितना जितना हमारा स्लाइस बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब टाइम टेकिंग जो होगा वो कम हो जाएगा। स्लाइस थिकनेस की बात करें तो 16 स्लाइस में 1 to 2 mm होती है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो 256 बहुत थिन स्लाइस लेता है, 0.25 से लेके 0.5 mm तक की ये स्लाइस लेता है। स्पेशल रिजोल्यूशन बेटर होता जाएगा हमारा 256 स्लाइस की तरफ, 3D रिकंस्ट्रक्शन बेटर होता जाएगा, मोशन आर्टिफैक्ट का रिस्क कम होता जाएगा। इसके अलावा जो हम हायर सिटी इमेजेस लाइक सिटी एंजियोग्राफी, उसका बेटरमेंट एक्सेलेंट होता जाएगा। सिटी परफ्यूजन इमेज हम 256 से कर सकते हैं, 16 स्लाइस से पॉसिबल नहीं होती है। इसके अलावा होल ब्रेन कवरेज इन सिंगल रोटेशन 16 स्लाइस में पॉसिबल नहीं होता, 256 में ये पॉसिबल होता है। इसके अलावा अगर स्ट्रोक इमेजिंग की बात करें तो 16 स्लाइस में एनसीसीटी हेड कर सकते हैं, 64 में जाएंगे तो हमारे पास एंजियोग्राफी भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, और 256 में हम परफ्यूजन इमेजिंग भी कर सकते हैं। रेडिएशन का रिस्क भी 16 स्लाइस में ज़्यादा होता है, और 256 में रेडिएशन का एक्सपोजर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये बात करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटी स्कैन मशीन्स। अब जब सीटी स्कैन होता है तो कुछ आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है आर्टिफैक्ट्स कम होते गए हैं। फिर भी अगर बात करें तो कुछ फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट होते हैं, जिसमें कि बीम हार्डनिंग इफेक्ट, पार्शियल वॉल्यूम हार्ड इफेक्ट होते हैं। स्कैनर बेस्ड में रिंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं, और पेशेंट बेस्ड में मेटेलिक और पेशेंट मोशन आर्टिफैक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ ये सब इफेक्ट कम होते चले गए हैं। तो ब्रीफ में मैं बताऊंगा, जैसे ये रिंग आर्टिफैक्ट है, जो पुरानी मशीन सीटी स्कैन मशीन है उसमें रिंग आर्टिफैक्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो भी एडवांस मशीन है उसमें ये आर्टिफैक्ट यूजुअली इतने नहीं मिलते हैं। मोशन आर्टिफैक्ट पेशेंट जब मूव करता है, रेस्टलेस होता है, तो उस टाइम पे मिल सकें, तो इसमें हम रीइमेजिंग करके इसको बेटर कर सकते हैं। और जितना कम स्कैन टाइम होगा, नई मशीन में स्कैन टाइम कम है, तो उसमें मोशन आर्टिफैक्ट भी कम होते जाते हैं। मेटेलिक आर्टिफैक्ट, अगर कोई मेटल इम्प्लांट लगा हुआ है तो आर्टिफैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बीम हार्डनिंग इफेक्ट एंड द पार्शियल वॉल्यूम हार्डनिंग इफेक्ट, ये सब आपके आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि धीरे धीरे एडवांसमेंट के साथ कम होते जा रहे हैं। अब बात करेंगे कैसे हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी हम ब्रेन को देखेंगे। जब हम सीटी स्कैन देखेंगे तो कैसे कैसे क्रॉस सेक्शंस देखते हैं। तो यूजुअली जब हम ब्रेन सीटी स्कैन करते हैं तो एक्सियल सेक्शन लेते हैं, सैजिटल सेक्शन लेते हैं, कोरोनल सेक्शन लेते हैं। मेन हमारे एक्सियल सेक्शन होते हैं, और ज़्यादातर इमेजेस में एक्सियल सेक्शन ही दिए जाते हैं, अनलेस कि हम स्पेशल डिमांड ना करें कोरोनल या सैजिटल के लिए। तो एक्सियल सेक्शन में बेसिकली दो एरियाज में हम डिवाइड करते हैं, इंफ्राटेंटोरियल एंड द सुप्राटेंटोरियल। इंफ्राटेंटोरियल मतलब जो टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है, टेंटोरियम होता है, उसके ऊपर अगर लीजन है तो उसको सुप्राटेंटोरियल लीजन बोलते हैं, नीचे है तो इंफ्राटेंटोरियल बोलते हैं। इंफ्राटेंटोरियल पे हमें 3 एरिया हम मेनली फोकस रखते हैं, एट द लेवल ऑफ मेडुला, एट द लेवल ऑफ लोअर पोन्स एंड द अबव 4th वेंट्रिकल। सुप्राटेंटोरियल में एट द लेवल ऑफ 3rd वेंट्रिकल, मिड वेंट्रिकल, अपर वेंट्रिकल एंड द अबव वेंट्रिकल, ये हम एरियाज देखते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे एनाटॉमी के बारे में, सीटी स्कैन के थ्रू क्या क्या हम देख सकते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे हमने सबसे बाहर बोनी स्कल होता है, उसके अंदर जो लेयर होती है वो ड्यूरामेटर होती है।
ड्यूरा मैटर के अंदर एरेक्नॉइड लेयर होती है जो कि ड्यूरा मैटर से चिपकी होती है और वो फाक्स के थ्रू भी डीप जाती है। उसके अंदर हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस आता है जिसमें कि CSF भरा होता है और पाया मैटर जो लेयर होती है वो हमारी ब्रेन की सतह से चिपकी होती है। तो और ये हमारे तो CSF स्पेस जो होता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है, बाहर स्कल होता है, फिर ड्यूरा मैटर होती है, फिर एरेक्नॉइड होती है, फिर ब्रेन से चिपकी पाया मैटर होती है। ये जो बीच में डेप्थ वाले एरियाज होते हैं इनको हम सल्कस बोलते हैं और जो उभरे हुए एरिया होते हैं इनको गायरस बोलते हैं। तो ब्रेन बेसिकली गायराई सल्काई के स्ट्रक्चर्स हमें ब्रेन में देखने को मिलते हैं। अंदर ये होता है ब्रेन पैरेन्काइमा। तो इसी तरह से हम लोब्स में ब्रेन को क्लासिफाई करते हैं। फ्रंटल लोब होती है, ऑसिपिटल लोब होती है, टेम्पोरल लोब होती है और पैराइटल लोब होती है। नीचे अगर हम बेस ऑफ स्कल में देखेंगे तो आगे की तरफ फ्रंटल लोब होती है, उसके बाद टेम्पोरल लोब का पार्ट आता है, पीछे हमारा सेरिबेरल हेमिस्फीयर और ब्रेन स्टेम आता है। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आगे की तरफ फ्रंटल लोब है, फिर पैराइटल लोब होती है और पीछे ऑसिपिटल लोब होती है। तो सेंट्रल सर्कस बेसिकली फ्रंटल को और पैराइटल को लोब को डिवाइड करता है। तो ये बेसिक हो गया। अगर हमें कोई लीजन क्लासीफाई करना है लोब के अकॉर्डिंग, भाई फ्रंटल लोब में लीजन है, पैराइटल में लीजन है, या फिर टेम्पोरल या ऑसिपिटल लोब में लीजन है, या ब्रेन स्टेम में लीजन है, या सेरिबेलम में लीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लोबार डिस्फंक्शन, लोबार का एरियाज पता है कि कौन कौन सा एरिया किस लोब में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था सुप्रा टेंटोरियल, अगर ये हमारा फाक्स है, ये टेंटोरियम है, तो टेंटोरियम से अगर ऊपर कोई लीजन है तो इसको सुप्रा टेंटोरियल बोलते हैं, और अगर टेंटोरियम से नीचे कोई लीजन है तो इंफ्रा टेंटोरियल, यानी कि जो हमारा सेरिबेलम में अगर लीजन है तो उसको हम इंफ्रा टेंटोरियल बोलेंगे। ब्रेन स्टेम में कोई लीजन है, ये इंफ्रा टेंटोरियल एरिया। तो सुप्रा टेंटोरियल एंड द इंफ्रा टेंटोरियल लीजन हो सकते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकल हमारा लिटल वेंट्रिकल होता है जिसमें कि एंटीरियर हॉर्न होता है, पोस्टीरियर या ऑसिपिटल हॉर्न होता है और टेम्पोरल हॉर्न होता है। तो टेम्पोरल हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न होता है। टेम्पोरल हॉर्न को इंफीरियर हॉर्न भी बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमारा थर्ड वेंट्रिकल आता है। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है जो कि स्लिट लाइट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में नीचे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल आता है। तो ऊपर लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल में एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और नीचे की तरफ टेम्पोरल हॉर्न होते हैं। उसके बाद में हमारा इसके अंदर कोरॉइड प्लेक्सस होता है जो कि कई बार कैल्सिफाइड हो जाता है। इसके बाद में हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है और थर्ड वेंट्रिकल नीचे कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल से। तो ये हमारा हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो अगर हम ये स्पेसेस देखना जरूरी इसलिए, कई बार ये जो स्पेसेस है वेंट्रिकल से डायलेटेड हो जाते हैं हाइड्रोकेफेलस की कंडीशन में, या कई बार इसमें कोई लीजन या फिर ब्लड भी देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन के अकॉर्डिंग। कई बार जो खासकर इस्चेमिक स्ट्रोक होते हैं हम उसे क्लासीफाई करते हैं, भाई MCA इन्फार्क्ट है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इन्फार्क्ट है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्फार्क्ट है, पोस्टीरियर। तो हमें ब्रेन में लीजन भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ एरिया कौन से आर्टरी टेरिटरी से मेजरली सप्लाई होता है। अगर हम बात करें जो हमारा पैरासजाइटल एरिया है बाइलेटरल साइड का, ये ACA आर्टरी से सप्लाई होता है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। बाइलेटरल जो मेजर पोर्शन हमारा ये है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। पीछे जो ऑसिपिटल लोब वाला एरिया है और हमारे थैलेमस एरिया जो है ये हमारे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होते हैं। तो MCA का एरिया हो गया, ये ACA का एरिया हो गया अगर नीचे वाले कट में देखेंगे, और ये PCA का होगा, थैलेमस हमारे PCA से सप्लाई होते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा एरिया ACA से सप्लाई है, और जो ये हमारा सेंटर वाला एरिया होता है खासकर इंटरनल कैप्सूल कॉर्डेट न्यूक्लियस वाला एरिया, ये हमारे MCA की ही परफोरेटिक ब्रांचेस, डीप ब्रांचेस होती हैं, उनसे सप्लाई होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रेन का एरिया किस आर्टेरियल टेरिटरी से सप्लाई हो रहा है मेजरली। अब बात करते हैं सिस्टमिक अप्रोच कैसे हम CT को करेंगे। तो जब भी हम CT स्कैन देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वो CT स्कैन में राइट और लेफ्ट सिमेट्री है कि नहीं है। अगर राइट और लेफ्ट सिमेट्रिकल है हमारे तब हम देखेंगे, अगर नहीं है सिमेट्री तो कोई मिड लाइन शिफ्ट तो नहीं है, किसी साइड का ब्रेन दूसरी साइड शिफ्ट तो नहीं हो रहा, कोई ट्यूमर के केस में, हेमरेज के केस में, लार्ज इन्फार्क्ट के केस में मिड लाइन शिफ्ट मिल सकता है। फिर हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी देखेंगे ब्रेन, तो उसमें हम ब्रेन टिश्यू देखेंगे कि ग्रे मैटर कैसा है, व्हाइट मैटर कैसा है, कोई इंट्रासेरिब्रल लीजन तो नहीं है। CSF स्पेसेस देखेंगे, हम वेंट्रिकल्स देखेंगे, जो हमने वेंट्रिकल बात करी, डिफरेंट बेसल सिस्टम, कॉर्टिकल सल्काई फिशर्स देखेंगे। फिर स्कल एंड सॉफ्ट टिश्यू देखें, कोई स्कैल्प में स्वेलिंग तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई साइनसिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ऑर्बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे माइनर स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबड्यूरल विंडो आप देख सकते हैं, ब्लड कलेक्शन तो कोई सबड्यूरल स्पेस में नहीं देखने को मिल रहा है, और बोन विंडो आप देख सकते हैं स्कल के लिए, ऑर्बिट साइनसिस देखने के लिए कोई एयर कलेक्शन तो नहीं है। तो बेसिकली ये एक CT स्कैन रिपोर्ट है। तो इसमें अगर हम मेजरली देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने किया सेरिब्रल पैरेन्काइमा पे कमेंट किया कि नॉर्मल एटेन्यूएशन है कि नहीं है, ग्रे व्हाइट मैटर डिफरेंशिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई फोकल लीजन तो नहीं है। CSF स्पेसेस जिसमें तो वेंट्रिकल्स हम देखेंगे, सब एरेक्नॉइड सिस्टम्स देखेंगे, कोई मिड लाइन शिफ्ट तो नहीं है, ये हम देखेंगे। ब्रेन स्टेम देखेंगे कि मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन ठीक है कि नहीं ठीक है, और सेरिबेलम में कोई स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन या कोई लीजन तो नहीं है। बोन विंडो देखें, कोई स्कल फ्रैक्चर के लिए कोई एक्सियल कलेक्शन तो नहीं है।
ये सब हम बेसिकली, और पैरानेजल साइनस पे भी हम कमेंट करेंगे। तो बेसिकली जब हम सीटी स्कैन देखते हैं तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो अब बेसिकली इसके बाद हम बेसिक एनाटॉमी की बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर हम सीटी स्कैन में मेजरली देखते हैं और किस किस लेवल को हमें मेजरली देखना जरूरी है। तो एक सीटी स्कैन फिल्म है, इसमें मल्टीपल सेक्शंस लिए गए हैं। ये बेसिकली जो पहली फिल्म होती है इसको स्काउट फिल्म कहते हैं या लोकलाइजर कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट लेवल पे हमारे ये जो इमेजेस हैं ली गई हैं वो इसमें मेंशन है बेसिकली। तो बेसिकली अगर बात करें कि हमारा, अगर हम एट द लेवल ऑफ मेडुला सेक्शन देखेंगे तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर दिखते हैं। तो सबसे आगे हमें ऑर्बिट दिखेगा, ठीक है। ऑर्बिट के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस होगा, ऑर्बिट का ये हमारी आई बॉल हो गई। फिर हमारा मिड लाइन में हमें साइनस देखने को मिलेगा, स्फिनॉइड साइनस। उसके पीछे जो हमारा मिडिल क्रेनियल फॉसा, इसमें हमें टेम्पोरल लोब मिलेगी। पीछे हमारा ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मिएटस ऑडिटरी कैनाल मिलेगी, मैस्टोइड ईयर सेल्स। फिर हमारा ये मेडुलरी एरिया हो गया और ये हमारा सेरिबेलम वाला एरिया हो गया, ये हमें देखने को मिलेंगे। फिर जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, हम पॉन्स के लेवल पे अगर कट लेंगे तो पॉन्स के लेवल पे आगे फ्रंटल लोब का पार्ट आने लगता है, थोड़ा सा सुपीरियर ऑर्बिटल सरफेस का पार्ट आने लगता है। फिर ये हमारी टेम्पोरल लोब आने लगी है। सेंट्रल में ये डॉर्सम सैली बोनी स्ट्रक्चर है, उसके पीछे ये बेसिलर आर्टरी हमें, जो कि पॉन्स के आगे होती है, वो दिख सकती है। पीछे हमें सेरिबेलम दिखेंगे और ये थोड़ा सा फोर्थ वेंट्रिकल का नीचे का पार्ट दिखना शुरू हो गया है। जब हम फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे जाएंगे तो हमें आगे फ्रंटल लोब मिलेंगी। फिर यहाँ पे सिल्वियन फिशर होगा, टेम्पोरल लोब मिलेगी। ये हमारा जब सैला, हम अगर थोड़ा सा सैला, ये सैला था, सैला से ऊपर गए तो सुप्रासेलर सिस्टम मिलेगा देखने को। पीछे हमारा मिड ब्रेन है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल और पीछे सेरिबेलम है। तो ये स्ट्रक्चर एट द लेवल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम जाएंगे थर्ड वेंट्रिकल के लेवल, तो थर्ड वेंट्रिकल जैसे मैंने बताया कि एक स्लिट लाइट स्ट्रक्चर होता है। तो इस लेवल पे हमें आगे फ्रंटल लोब है, फिर हमें इसमें एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल दिख रहे हैं, और ये हमारा पैराइटल लोब का पार्ट आने लगा। पीछे हमारा सेरिबेलम दिख रहा है और साथ में ये मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन का अपर पार्ट हमारा इसमें दिख रहा है। फिर और ऊपर जाएंगे तो वेंट्रिकुलर लेवल दिखने को मिले। वेंट्रिकुलर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉमन जो हेमरेजिक एरियाज होते हैं, इस्चीमिक एरिया के लीजन होते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइक इसमें हमें कॉर्डेट न्यूक्लियस दिख रहे हैं आगे, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गए हमारे। कॉर्डेट न्यूक्लियस के साइड में ये इंटरनल कैप्सूल वाला एरिया है। इंटरनल कैप्सूल इन्फार्क्ट के लिए कॉमन एरिया है। इस्चीमिक स्ट्रोक काफी कॉमनली गैंग्लियो कैप्सूल इन्फार्क्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारा ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, जो कि पुट्टामेन और ग्लोबस पैरेडस से बनता है। ये हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन साइट है। हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि हाइपरटेंसिव हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, तो वो इस एरिया में पुटामिनल साइट पे बहुत कॉमनली देखने को हमें मिलता है। बेसल गैंग्लिया हेमरेज, पुटामिनल हेमरेज, कई बार गैंग्लियो कैप्सुलर हेमेटोमा, वो इस जगह पे हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर ये हमारे थैलेमिक रीजन्स हो गए, बायलेटरल थैलेमस हो गए हमारे। ये कैल्सिफिकेशन दिख रहा है हमें कोरॉइड प्लेक्सस का। तो एंटीरियर लीफ ऑफ इंटरनल कैप्सूल, पोस्टीरियर लीफ ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ये इंटरनल कैप्सूल हो गया। आगे कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, नीचे की तरफ हमारा थैलेमस हो गया। ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल दिख रहे हैं। लेटरल वेंट्रिकल के आगे कॉर्पस कैलोसम का जीनू पार्ट है और पीछे की तरफ ये स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम देखने को मिल रहा है। जो हमारा सिल्वियन फिशर होता है, सिल्वियन फिशर के जो अंदर वाला कॉर्टेक्स होता है उसको हम इंसुला बोलते हैं, तो इंसुला हो गया। और ये बाहर वाला एरिया जो है ग्रे मैटर है, और अंदर जो एरिया है ये व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर देखने को मिल रहा है हमें, इंसुला देखने को मिला, देखा हमने, और सिल्वियन फिशर देखा। और ये बाकी स्ट्रक्चर, तो मिड वेंट्रिकुलर लेवल खासकर हेमरेज के केसेस में जरूरी होता है। कई बार स्मॉल हेमरेज, थैलेमिक हेमरेज हो सकता है, जो कि हाइपरटेंसिव हेमरेज की कॉमन साइट्स की अगर बात करें तो पुटामेन, थैलेमस, ये कॉमन साइट्स होती हैं, सेरिबेलम। तो इसलिए इसमें हम थैलेमस को देख सकते हैं, कैप्सूल को देख सकते हैं, बेसल गैंग्लिया को देख सकते हैं। फिर बात आती है मिड वेंट्रिकुलर लेवल। मिड वेंट्रिकुलर लेवल पे हमें आगे एंटीरियर हॉल दिख रहे हैं ये, फिर वही कॉर्डेट न्यूक्लियस दिख रहा है, एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल दिख रही है, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस दिख रहा है, थर्ड वेंट्रिकल का अपर पार्ट दिख रहा है, क्वाड्राजेमाइनल प्लेट सिस्टम दिख रही है, पीछे सेरिबेलर बर्मिस दिख रहा है और ऑसिपिटल लोब का पार्ट दिखने लगा है। फिर हम देखेंगे अपर वेंट्रिकुलर लेवल पे अगर हम जाएंगे तो अपर वेंट्रिकुलर लेवल पे हमें आगे ये फाक्स सेरिब्राई है जो सेंटर में दिख रहा है, फ्रंटल लोब, फिर ये यहाँ पे बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल दिखने लगी है, और इसके जो साइड वाला एरिया है एडजेसेंट टू द बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज द कोरोना रेडिएटा। जब हम अपर वेंट्रिकुलर लेवल पे जाते हैं, कॉर्पस कैलोसम से ऊपर जब जा रहे हैं हमें, तो यहाँ पे हमें कोरोना रेडिएटा दिखना मिलता है। यहाँ पे भी कई बार हमें इन्फार्क्ट देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम सबसे अपर लेवल पे जाएंगे, अबव वेंट्रिकुलर लेवल जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें वेंट्रिकल्स नहीं दिखेंगे, तो आउटर इज द ग्रे मैटर एंड इनर इज द व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर जो है वो कंपेरेटिवली मोर हाइपोडेंस है एज कंपेयर टू ग्रे मैटर। तो जैसे हमने देखा भी था, तो
ग्रे मैटर का जो हॉस्पिटल यूनिट होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाइट मैटर। तो ये बेसिकली हमने अब तक जाना कि सीटी स्कैन, नॉर्मल सीटी स्कैन कैसे हम देखेंगे, कैसे सिस्टमिक अप्रोच करेंगे। हम उसमें देखेंगे कि कोई, सबसे पहले देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड के वो नॉर्मल है कि नहीं है, टू समराइज। उसके बाद में कोई मिडलाइन शिफ्ट तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ बोनी स्ट्रक्चर देखेंगे, साइनसेस देखेंगे। फिर हम पैरेन्काइमा में देखेंगे कोई लीजन तो नहीं है, लीजन है तो लीजन हाइपरडेंस है, हाइपोडेंस है, किस तरह का लीजन है उस पर हम कमेंट करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो गई कि सीटी स्कैन क्या होता है, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें देखने हैं। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि सीटी स्कैन, एबनॉर्मल सीटी स्कैन की हम बात करेंगे हेड की, कि क्या क्या लीजन सीटी स्कैन हेड में हम देख सकते हैं। हम ट्यूमर देख सकते हैं, हम हेमरेज देख सकते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक्स देख सकते हैं, एनसीसी देख सकते हैं, ट्यूबरक्लोमा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इन सब चीज़ों के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे मिल सकते हैं, हमारा चैनल है सिंप्लीफाइड न्यूरोलॉजी। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।